नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 26 जनवरी 2026 को बता दें कि दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाले एनसीसी कैडेट्स का सम्मान किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कैडेट्स की मेहनत और अनुशासन की सराहना की और उन्हें देशभक्ति और सेवा भाव बनाए रखने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी का उत्साह और साहस हमारे देश की शक्ति है। कार्यक्रम में राज्य के वरिष्ठ अधिकारी और एनसीसी प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कैडेट्स को उनकी उपलब्धियों के लिए बता दें कि पत्र और स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए हैं। 24, 25 एक के बाद सीढ़ी दर सीढ़ी, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो आप 6 से 4, 4 से 3 पे आए, तब 2 कदम रह गया है। मैं अभी से शुभकामना दे देता हूं सभी मित्रों को। भविष्य की दृष्टि से हो सकता है 27 में आप नंबर 1 पे आइए, मेरी कामना है, मेरी अपनी ओर से बधाई। गणतंत्र दिवस की परेड, ये गौरव और तब बढ़ जाता है जब दुनिया के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अगर कोई है तो वो हमारा देश भारत है। और ऐसे लोकतांत्रिक देश में हमें और इस बात का आनंद है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, किसी क्षेत्र में कमी नहीं। जब मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ तो जोरदार ताली बजा करके उनकी भावना का सम्मान करें। एक लोकतांत्रिक देश के नेता कैसे होते हैं, कितने प्रकार से वो सोचते हैं। मुझे गर्व है कि वो भी अपने आप का एनसीसी के साथ गुजारे हुए समय पे गर्व करते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उनके बाल्यकाल के स्कूली जीवन के चित्र हम देखते हैं तो वो ऐसे ही आप में से कोई का चित्र दिखेगा। इस प्रकार से एनसीसी की वर्दी पहने वो आनंद के साथ अपने गर्व के उन क्षणों को स्मरण करते हैं। और एनसीसी के समान एनएसएस वालों के लिए भी जोरदार अभिनंदन। हमारे एनएसएस के मित्रों ने भी अपनी जो भूमिका अदा की, मैं आपको भी बधाई देना चाह रहा हूँ। और ये सही कहा अनुपम राजन जी ने, अब हमको टारगेट डबल 1.5 लाख से 3 लाख की तरफ ले जाना है। तो उनने जब बोला तो किसी ने ताली नहीं बजी, मुझे लगता है कि पसंद नहीं आया उनका सुझाव। हमारा डबल टारगेट मिल रहा है, ये बात सही है। आज के इस दौर में आपकी भूमिका लोकतंत्र की भावी भूमिका को और मजबूत करेगी। आपके माध्यम से स्कूली जीवन, कॉलेज के जीवन के आधार पर हम अपने इन सारी चीज़ों की परिस्थितियों, जैसे आप महसूस करिएगा हमारे अपने देश के अंदर आज के समय में, अब तो संचार साधन बहुत थोड़े से में सब बता देते हैं, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। दुनिया बहुत छोटी हो गई और छोटी दुनिया में आप चारों तरफ निगाह दौड़ाओगे तो आपको वो सब दिख जाएगा जो आज के लिए आपको देखना बहुत आवश्यक भी है। इन सारी बातों से अब अनजान रहने से बात नहीं बनने वाली। हमारे देश के लोग, हमारे देश की प्रतिभा, हमारे देश की विरासत, ये किसी क्षेत्र में कभी कम नहीं रही। केवल एक बात की कमी रही कि हमारे द्वारा इन खतरों को समय रहते पहचानना और पहचान करके उसका समय रहते इलाज कर देना। जहाँ ये चूक हुई वहाँ दुनिया ने इसकी कीमत चुकाई है और हमारे लिए और ज़्यादा चुनौती तब बढ़ जाती जब हमारी संस्कृति तो इतनी अच्छी है, हमने अपनी अच्छाइयों को बांटने के लिए भारत ने दुनिया में अपनी सदैव पहचान बनाई है। हमने कभी किसी के देश की सीमाओं में अतिक्रमण नहीं किया, हमने किसी को दबाया नहीं, लेकिन मानवता की स्थापना के लिए भारत और भारत के लोगों ने आदिकाल से अपनी एक पहचान बनाई है। और इसीलिए आपके जैसी शिक्षा अध्ययन करते करते अलग अलग विधाओं से आपको परिचित कराते हुए एनसीसी के माध्यम से, जिनकी गायन की, वादन की, किसी अपनी अच्छे बौद्धिक या भाषण देने की, जिसकी जो प्रतिभा है, हमारे यहाँ तो आदिकाल से 64 कला, 14 विद्या, भगवान कृष्ण के काल से
भगवान राम के काल से हर काल में हम अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ते देख करके उनके अपने अलग अलग बनाए गए उस समय के बड़े योगदान को स्मरण करते रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, आज के समय और उस समय में भी थोड़ा सा उतना ही अलर्ट रहने की आवश्यकता है जितने प्रकार की चुनौती है। आप बगल के अपने दो देशों से देख लीजिए, क्रिकेट के मसले पे हमने देखा है प्रतिभाओं की कमी नहीं है दोनों देशों में, लेकिन केवल अपनी उस मुर्गे की 3 टांग समझ में नहीं आता क्या करेंगे। पाकिस्तान मानता ही नहीं है, कितना ही मारो समझ में नहीं आता है, 1 बार मारो 2 बार मारो फिर बोलता हमको मारा ही नहीं, कितनी बार मारा। आज के इस दौर में मैं जवानों से तो बात कर ही सकता हूँ ना, इस नाते से आपके साथ में चर्चा करते हुए ये आनंद आता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी पीढ़ी ने वो कष्ट का टाइम देखा है, लेकिन आपकी पीढ़ी ने ये बदलते दौर का भारत देखा है। हमारी पीढ़ी ने वो कष्ट देखा है कि ये पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, छोटा सा देश, मुंह उठाए जब देखो तब तकलीफ देता था, मुंह उठाए जब देखो तब बम फूट जाते थे। बम्बई से लगाकर दिल्ली तक देश की सीमाओं के अंदर, सीमाओं के ऊपर सैनिकों के सर काट करके वो अपनी सीमाओं में ले जाते थे। वो दिन भी देखा हमने, दर्दनाक सीन, जब हमारे इस देश के अंदर कई बार घटनाएं ऐसी घटी कि अपना सबका एक तरह से लगा के खून खोल उठा है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा देश उन 3 देशों में शामिल हुआ है जो दुश्मनों से निपटकर उनके घर में घुस के मारने में सक्षम होता है। ये आज का हमारा समय है। और 3 बार तीनों अलग अलग प्रकार से मारने के लिए ये घटनाएं आप केवल स्मरण रखना, हर बार हमारा एक तरीका नहीं रहा है। कभी हम अपने सैनिकों को उनके घर में घुस करके मार करके सुरक्षित वापस लाकर आए, कभी हमारा मूछ वाला अभिनंदन का चित्र हमारी आंखों के सामने जाता नहीं, जिसकी मूछें अपने देश का गौरव देने के लिए हमारे सबके सामने दिखा है कि हमारे व्यक्तियों ने उनके आतंकवादियों को घर में जाकर के मारा और भूल से उनके अपने कारण से उनने उसको बंदी बना लिया और बंदी बना करके वो दिन भर दिखाते रहिए, काश एक बार पीएम बात कर ले, चलो पीएम नहीं तो कोई मंत्री बात कर ले, बात नहीं करे तो टेलीफोन कर दे तो हम आपका सैनिक छोड़ेंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितना अच्छा वाक्य रखा था, उन्होंने बहुत अच्छा बात कहा। उन्होंने कहा आपके आतंकवादियों ने हमारे देश की सीमाओं को नहीं माना और हमारे सैनिकों के सोते हुए सैनिकों के ऊपर हमला करके अगर उनके प्राण लेने का उनने दुष्कृत्य किया है तो इसका बदला हमने, जब वो हमारी सीमा नहीं मानते तो हम आपकी सीमा नहीं, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको नहीं मारने वाले, आपके सैनिक को भी नहीं मारने वाले, लेकिन जहां आतंकवादी छिपे उनको जरूर मार कर आएंगे। और उसको मारने का अभियान सफलता के साथ हमारी सेना के जरिए हमने सफलता के साथ पूरा किया और उसके दौर में लौट के आने में उनकी सेना ने हमारे प्लेन को गिराने का दुस्साहस किया। तो दुस्साहस में उन्होंने कहा अभी तक तो हमने केवल आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन अब अगर आपने हमारे जवान पे एक उंगली भी लगाई तो भारत की सेना चुप नहीं बैठेगी, आपका नामो निशान मिटा देगी। ये हमारा उस समय का प्रण, और कहने की बात नहीं, करके दिखाने की जो घटना है, अब उसके आधार पर पाकिस्तान ने बगैर कोई बात किए ससम्मान हमारे सैनिक को हमारे पास छोड़ा, हमारे पायलट को हमारे पास छोड़ा। ये आपकी अपने इस दौर के समय की ये गौरव गाथा है। मैं आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से खासकर आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के दौर में खासकर इस बार तो और आनंद आया है। आज हमारे सामने जो मुझे बताया गया है कि जितने प्रकार से ये पुरुष टुकड़ियों का भी नेतृत्व, पूरी परेड का नेतृत्व शायद नारी सशक्तिकरण को समर्पित था। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए भी। आज के इस दौर में कितना अभूतपूर्व पल होगा कर्तव्य पथ पर जब किसी महिला अधिकारी ने गणतंत्र दिवस की पुरुष की अर्धसैनिक टुकड़ी की कमान संभाली। यह हमारे लिए गर्व की बात है। ये हमें रानी झांसी, दुर्गावती और गौरवशाली अतीत की तरफ ले जाती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस वर्ष हमारी 23 बालिका कैडेट्स
कर्तव्य पथ मार्चिंग टुकड़ी का हिस्सा बनी, उन बेटियों को मार्च करते देख करके हमारा भी मस्तक गर्व से भर गया। आनंद आया कि हाँ, ये हमारी बेटियां अब असंभव से भी संभव करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके माध्यम से रक्षा सेवाओं में बहनों को भी स्थायी कमीशन दिया गया। ये बहुत बड़ा निर्णय है, जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी। और नौसेना की अग्निपथ योजना में महिलाओं के लिए आरक्षण, बड़ी संख्या में महिला अग्निवीरों की भर्ती, ये सब कदम भारत की प्रगति को दर्शाते हैं। सैनिक स्कूलों में, नेशनल डिफेंस अकादमी में अब बेटियों के लिए मौका मिलना ये सौभाग्य की बात है। आज देश के सैकड़ों सैनिक स्कूलों में हमारी बेटियां अध्ययन कर रही है। मैं आज के इस अवसर पर उन सबको बधाई देना चाहूँगा। हमारे एनसीसी के कैडेट्स ने आरडीसी की घुड़सवारी प्रतियोगिता में 3 पदक जीते। साथ ही बेस्ट कैडेट प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के भी हमारे बच्चों ने 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक प्राप्त किए। मैं बधाई देना चाह रहा हूं, जोरदार अभिनंदन करें उनके लिए भी। और जैसा कि हम सबको जानकारी है, ओवरऑल हमारे राज्य के और छत्तीसगढ़ के आधार पर हमको तीसरा स्थान मिला। मैं अपने भाई छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश के लिए भी एक गौरवशाली अनुभव कर रहा हूँ। जोरदार अभिनंदन करें। अविभाजित मध्य प्रदेश का ये क्रम आज तक हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि वाला है। इस वर्ष सीएम बैनर प्रतिस्पर्धा में भी जिनने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ऐसे कैडेट्स और उनके इंस्ट्रक्टर स्टाफ को भी मैं बधाई देना चाह रहा हूं। और ख़ास करके आपके अंदर समयी, कर्तव्य बोध से भरी और ओजस्वी, तेजस्वी और साहसी प्रतिभाओं को अपने अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मार्गदर्शित उद्बोधन के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के कार्यक्रम में शिरकत की है। इस अवसर पर उन्होंने दाल उद्योग से जुड़े विभिन्न मुद्दों और विकास योजनाओं पर चर्चा की है। कार्यक्रम में उद्योग से जुड़े गणमान्य व्यक्ति और व्यापारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने उद्योग के विकास, किसानों की हितैषी योजनाओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर संभव प्रयास करेगी ताकि दाल उत्पादन और व्यापार में सुधार हो और किसानों को उचित लाभ मिल सके। कार्यक्रम के दौरान उद्योग प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्याएं और सुझावों से अवगत करवाया और मोहन यादव ने उन्हें सुनने के बाद समाधान के आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन भी दिया है। जब मैं अपने राज्य के अंदर ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के सभी मित्रों को देख रहा हूं, तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, हमारी सरकार के माध्यम से ये क्षेत्र में खास करके किसान कल्याण वर्ष के आधार पर हमने लगातार प्रोत्साहन देने का प्रयास किया। यद्यपि मध्य प्रदेश तो हमारा एक तरह से देश का फूड बास्केट बन चुका है। खाद्यान्न उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर हमें, कृषि क्षेत्र में हमारी जीडीपी 39% और खासकर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से वार्षिक विकास दर वो भी 16% से बाहर जा रही है। और इतना ही नहीं, गेहूं, चना, मसूर, सोयाबीन, तिलहन में देश में अग्रणी भूमिका मध्य प्रदेश की है। प्रदेश डेयरी, पशुपालन, मत्स्य उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण और फूल, सब्जियां, फल सभी क्षेत्रों में देश में एक अलग पहचान बना रहा है। और हमारी सरकार ने इस साल को तो किसान कल्याण वर्ष के नाते से घोषणा की। आपके बीच मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कई साल से हम सुनते थे भाई तुअर दाल के कारखाने 2300 कारखाने थे, 1300 बचे। अब 2300 से 1300 बचे। अब ये मेरी तो इतने ही जानता हूँ और बधाई भी देना चाहता हूँ सुरेश जी, आपको और आपके एसोसिएशन को जोरदार अभिनंदन करें। माँ अहिल्या की नगरी में सुशासन, जन कल्याण और लोक सेवा की भावनाओं को लेकर के एक ऐसी देवी
जिसने अपने जीते जी लोक माता का दर्जा पाया और सुशासन के साथ स्वाभिमान जन्य जीवन जीने के लिए कई लोक कल्याणकारी नीतियों के साथ उस मुगल काल में जहां एक तरफ हमारे देवस्थानों पर आक्रमण हो रहा था, देवस्थान तोड़े जा रहे थे, उसके उलट लोक माता अहिल्याबाई ने अपने संकल्प शक्ति से सारे देवालय निर्माण करने का, उनके जीर्णोद्धार करने का कदम बढ़ाया। ये वो पवित्र नगरी है। मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सबके माध्यम से। चाहे बनारस हो, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ का मंदिर हो, उज्जैन, हर स्थान पर हमारे लिए परमात्मा की दया से हजारों लाखों साल से भारत की पहचान तो सोने की चिड़िया के नाते थी, लेकिन हमारी उस चिड़िया के माध्यम से जो स्वर्ण की चमक की लालच लोगों को लगी, उसने हमारी संस्कृति की धारा पर आक्रमण करने का प्रयास किया। अब कितने अच्छे लोग हैं हमारे यहाँ और कितने अच्छे मुहावरे बनते हैं। हमारे यहाँ वर्षों हजारों साल तक लोगों की दाल नहीं गली। ये मध्य प्रदेश की और देश की अपनी पहचान थी, लेकिन दुश्मन ने चालाकी से हमारे देवस्थान सहित हमारे सभी प्रतिमान और मान बिंदुओं पर आक्रमण करने का प्रयास किया। तो आज परिणाम हमको सबको मालूम है। आज लेकिन ये और कोई देश होंगे, कई सारे देश, जिनके आधार पर उनकी अपनी अपनी संस्कृति, वो पारस, जिसकी अपनी पहचान थी, जिसके लिए जाने क्या क्या बोलते थे, ऐसे कई देश, उनकी लंबी कहानी है। अभी मैं इतने पे आता हूं कि हमारे यहाँ तो जब हम काम करने के लिए भी दाल को इतना रचा बसा लिया शरीर के अंदर कि कोई थोड़ा 19-20 आदमी कोई काम करने की बात करे तो उससे मुहावरा बोलते, ये मूंग और मसूर की दाल, जरा देख तो सही तेरा क्या क्या क्षमता है तेरी। अपने जीवन के अंदर दाल की क्षमता, प्रोटीन के आधार पर मुझे इस बात की प्रसन्नता कि दुनिया में सबसे बड़ा दाल उत्पादक कोई देश है और दाल का उपभोक्ता भी कोई देश है। वो गर्व है, वो हमारा अपना भारत देश है। इसलिए एक बार जोर से बोले, भारत माता की। हमारे लिए दाल के अंदर जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन की ताकत कोई नहीं जानता, वो भारत वाले जानते हैं। शाकाहारी घरों के अंदर भी दाल के बजाय किसी और चीज से काम चलाना बड़ा कठिन जाता है। दक्षिण भारत में सांभर चल जाएगा, लेकिन दाल का ही परिवर्तित रूप है ना, उड़द के आइटम उधर ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ सीधे तुअर की दाल गलाने का काम कर, दाल तो हमारी यही गलती है। दाल गलाने का जो तरीका है, मैं आज के इस अवसर पर जब हमने हमारी सरकार के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के 4 श्रेणियों में हम देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। 4 वर्गों को अगर हम मजबूत कर देंगे तो देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता किसान। किसानों को लेकर के हमारी सरकार ने पूरे 5 साल का रोड मैप बनाया और 5 साल के कामों के बलबूते पर हर अलग अलग श्रेणीवार सबको प्रोत्साहन देकर के मध्य प्रदेश की सरकार बनने के साथ एक संकल्प हमने लिया कि हमारे बजट को 5 साल में डबल करेंगे। इसलिए लगभग 15% की ग्रोथ रेट से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमने अपना बड़ा संकल्प लिया। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को तो लागू करेंगे, लेकिन यहाँ लागू करते करते आर्थिक रूप से भी मध्य प्रदेश संपन्न हो। इतना अच्छा लगता है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश कहां से कहां कितने आगे बढ़ गया। जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। उनके नेतृत्व में भारत ने तमाम देशों के बीच अपनी पहचान बनाई। यद्यपि कहने को कहते थे कि गुटनिरपेक्ष नीति भारत अपनाता, लेकिन गुटनिरपेक्ष नीति में क्या होता था बताने की जरूरत नहीं। आज गुटनिरपेक्ष नीति का सच्चा नेता अगर कोई है तो यशस्वी प्रधानमंत्री 56 इंच वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से चल रहा है। हमारे लिए
इस देश के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के अलग अलग प्रकार के उत्पादन करने वाले भाई और बहनों के लिए जो बेहतर से हो सकता है उस सब के लिए सरकार काम कर रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और यही परिणाम आ रहा है हमारे सामने। देखेंगे कि जब से तीसरे टर्म की सरकार बनी, आप कोई कितना ही टेरिफ लगाए, कम करे, ज्यादा करे, भारत टस से मस नहीं होता है। भारत अपने किसानों का ध्यान रखता है, किसानों के साथ कृषि क्षेत्र का ध्यान रखता है। हमारे लिए आज के दौर में इसी का परिणाम केवल बजट देख लेना। बजट के पहले क्या हुआ और बजट के बाद क्या हुआ, भारत किसी से प्रभावित नहीं होता। अब बदल गया समय, भारत के बजट से दुनिया अपनी नीति बदलने के लिए तैयार होती है। ये है मोदी जी और मोदी जी के काम करने का तरीका। हमारे लिए आज सौभाग्य की बात है, जब मैं अपने राज्य के अंदर ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के सभी मित्रों को देख रहा हूं, तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, हमारी सरकार के माध्यम से ये क्षेत्र में खास करके किसान कल्याण वर्ष के आधार पर हमने लगातार प्रोत्साहन देने का प्रयास किया। यद्यपि मध्य प्रदेश तो हमारा एक तरह से देश का फूड बास्केट बन चुका है। खाद्यान्न उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर हमें, कृषि क्षेत्र में हमारी जीडीपी 39% है, और खासकर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से वार्षिक विकास दर वो भी 16% से बाहर जा रही है। और इतना ही नहीं, गेहूं, चना, मसूर, सोयाबीन, तिलहन में देश में अग्रणी भूमिका मध्य प्रदेश की है। प्रदेश डेयरी, पशुपालन, मत्स्य उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण और फूल, सब्जियां, फल, सभी क्षेत्रों में देश में एक अलग पहचान बना रहा है। और हमारी सरकार ने इस साल को तो किसान कल्याण वर्ष के नाते से घोषणा की। आपके बीच मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कई साल से हम सुनते थे भाई तुअर दाल के कारखाने, इसलिए सुई अटक गई थी सुरेश भैया की, घूम घाम करके भाषण दे रहे, तो मैंने सुरेश भैया आगे भी बढ़ो, वापस घूम घाम के 3 बात पे सुरेश भैया का पूरा भाषण हो गया। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। 2300 कारखाने थे, अब 900 बचे, 1300 बचे। अब 2300 से 1300 बचे। अब ये मेरी तो इतना ही जानता हूं कि हमने जब तुअर पे से टैक्स हटाया है, तो ये अब 2300 की तरफ आप बढ़ाओ, ये आपका काम है, आपके सबके माध्यम से। अब आपने कहा उड़द, मसूर और भी टैक्स की बात कही, तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। आपने बात रखी, वो भी हट जाएगा, चिंता क्यों करते हो, धीरे धीरे सब होने वाला है। जो आप चाह रहे हो हमारे राज्य के अंदर, और आप में से कई सारे देश भर में अलग अलग प्रकार की इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग आए हैं। मैं आपको भी आह्वान करना चाहता हूं, आप अपने राज्य में भी जरूर कारखाने चलाएं। हमारे लिए दाल का महत्व, सर्वाधिक प्रोटीन अगर खाने की थाली में कहीं मिलता तो दाल से ही आता है। हमको कोई जरूरत नहीं है तमाम प्रकार के क्या क्या विज्ञापन आते हैं, अंडे मंडे संडे जाने क्या क्या होता है, लेकिन हमारे जैसे शाकाहारी लोग तो दाल से ही प्रोटीन पाते हैं। दाल के आधार पर शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो हमने 2 निर्णय लिए हैं। एक निर्णय लिया, देश में दूध का उत्पादन हमारा अभी 9% होता है, इसको 20% तक ले जा रहा है। इसलिए दूध। प्रसिद्ध गायक मीका सिंह ने उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में शामिल होकर धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बने हैं। मीका सिंह ने भक्तिभाव से आरती में भाग लिया और भक्तों के बीच उत्साह बढ़ाया है। भस्म आरती के दौरान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ आई और मीका सिंह ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पूजा में भागीदारी दिखाई है। उनके इस धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने से मंदिर परिसर में उत्सव का माहौल बना रहा। मीका सिंह ने इस अवसर पर कहा कि उज्जैन का माहौल और महाकाल की भक्ति अद्भुत अनुभव है और उन्हें यहां आकर बहुत शांति और ऊर्जा महसूस हुई है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।